बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियोस में हमने टाइम डोमेन ट्रीटमेंट ऑफ सिग्नल्स डिस्कस की थी। अब हम इंशाल्लाह फ्रीक्वेंसी डोमेन या फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की, स्टार्टिंग विद डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसकी प्रॉपर्टीज, यूज ऑफ डीटीएफटी इन सिस्टम एंड फिल्टर डिज़ाइन, एंड फाइनली जी ट्रांसफॉर्म को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। तो हमने टाइम डोमेन में सिग्नल सिस्टम्स, उनकी कन्वोल्यूशंस और सिस्टम्स एज डिफरेंस इक्वेशंस डिस्कस किया था। अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जूम कर लेते हैं थोड़ा इसको। सही। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि मोस्ट मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स को अगर आप डिकम्पोज करें तो वो सुपरपोजिशन ऑफ साइनोसाइड्स विद वेरिइंग फ्रीक्वेंसीज से आपको रिकंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। मतलब अगर आपके पास इनफाइनाइट ड्यूरेशन के साइनोसाइड्स हों विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट फेज शिफ्ट आपको पता है क्या होता है कि पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ साइनोसाइड। फॉर एग्जांपल कॉस और साइन में पाई/2 का फेज शिफ्ट है। तो आपके पास अगर मल्टीपल साइनोसाइड्स हैं विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट फेज शिफ्ट्स, आप उन्हें अगर सुपर इम्पोज करें डिफरेंट एम्पलीट्यूड स्केलिंग करके, तो आपके पास कोई भी सिग्नल क्रिएट हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप सही तरह मतलब अप्रोप्रिएट स्केलिंग्स और अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसीज और उनके फेज शिफ्ट्स को सुपर इम्पोज करें। अब सुपर इम्पोज करने से तो आपको सिग्नल मिल जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन बेसिकली इस मेथड ट्रीटमेंट का नाम है जिसमें आप किसी सिग्नल को, टाइम डोमेन सिग्नल को उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। यानी कि अ, आप आप डिटरमिन करते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का कितना फैक्टर, कितना स्केलिंग फैक्टर आप आपका सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। यानी कि आप बेसिकली एम्पलीट्यूड्स फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, आप एम्पलीट्यूड्स फॉर साइनोसाइड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करते हैं और आप मेंशन करते हैं कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी का इतना एम्पलीट्यूड, दूसरी फ्रीक्वेंसी का इतना एम्पलीट्यूड, कॉरस्पॉन्डिंगली आप सब फ्रीक्वेंसीज के एम्पलीट्यूड्स बताते हैं कि ये एम्पलीट्यूड्स अगर सुपर इम्पोज हो जाएं तो मेरा सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। बट ये इसको बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड प्लॉट फॉर द फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसके अलावा हमारे पास फेस प्लॉट भी होगा जो हमें बताएगा कि हर फ्रीक्वेंसी का कितना फेस शिफ्ट डालेंगे फॉर द सेम एम्पलीट्यूड स्केलिंग एंड सुपरपोजिशन। तो अब ये तो इवेंचुअल गोल है, लेकिन पॉइंट यह है कि कैसे कंप्यूट किया जाए, क्योंकि दो डिफरेंट साइनोसाइड्स को सुपर इम्पोज करके तो आप आसानी से कोई भी टाइम डोमेन का सिग्नल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट वापस उनको डिकम्पोजिशन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगता कि आप कैसे किसी टाइम डोमेन सिग्नल में ढूंढेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी का कितना कंपोनेंट है, तो या कितना एम्पलीट्यूड है। तो उसके लिए आप यूज करते हैं जो मेथड, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जो बेसिकली कोई कम्प्लेक्स चीज नहीं है, सिंपली डॉट प्रोडक्ट की बेस पे सिमिलैरिटीज। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, अपने टाइम डोमेन सिग्नल लेट्स से जो एक्सएन था उसके डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विद डिफरेंट साइनोसाइड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। और डॉट प्रोडक्ट आपको बताता है, डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, दो सिग्नल्स का या दो वेक्टर्स का आपको बताता है कि इन दोनों वेक्टर्स में कितनी सिमिलैरिटी है। तो आप अगर अपने वेक्टर का विद डॉट प्रोडक्ट लें विद साइनोसाइड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो आपको क्या पता चलेगा, हर फ्रीक्वेंसी के लिए सिमिलैरिटीज पता चल जाएंगी, या आपको हर फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा कि उस फ्रीक्वेंसी का कितनी एम्पलीट्यूड स्केलिंग आपको चाहिए टू कंस्ट्रक्ट सिग्नल। तो बेसिकली आपने डॉट, अब इसको थोड़ा सा मजीद फॉर्मल करें डेफिनेशन को, तो हमें ना सिर्फ डॉट प्रोडक्ट विद आपको एम्पलीट्यूड चाहिए बल्कि आपको फेज भी चाहिए। तो फेज डिफरेंस के लिए आपको बेसिकली डॉट प्रोडक्ट लेना है with a sinusoid with arbitrary phase। तो साइनोसाइड विद किसी भी थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड पहले डिस्कस इस पर ये हम कर लेते हैं। तो आप अगर किसी भी, बाय द वे, आप एक साइन और एक कोसाइन को अगर आप सुपर इम्पोज करें, आप इनकी करेक्ट एम्पलीट्यूड स्केलिंग करें, तो आपको कोई भी फेज शिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंगली एम्पलीट्यूड अगर आप स्केल करें, फॉर एग्जांपल एक कॉस है, कॉस को हम रेफरेंस लेंगे तो कॉस हमारा जीरो फेज शिफ्ट है जब जीरो पे वन देते हैं। अगर साइन साइन लें तो हम कहते हैं पाई/2 का फेज शिफ्ट है। अगर आप ऐसे इन दोनों को सुपर इम्पोज करें कि इनका मैग्नीट्यूड वन रहे, दोनों का सम होके,
लेकिन आपका कंपोनेंट कॉस का ज़्यादा हो तो आपका फेज शिफ्ट कॉस की तरफ रहेगा। और जब कॉस का कंपोनेंट ज़ीरो हो जाए और साइन का कंपोनेंट आपका सुपर पोजिशन में वन हो जाए, मतलब ये सारा साइन कंपोनेंट रहे, तो आपका फेज शिफ्ट पाई/2 का हो जाएगा। इसी तरह आपका 0 से 2 पाई का फेज शिफ्ट आपको मिल सकता है। हम इसमें ज़्यादा टाइम दिखाएंगे क्योंकि बेसिकली ये कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री के इश्यूज हैं, तो हमने सिग्नल प्रोसेसिंग पे फोकस करना है। अगर आपका इसमें इशू है बैकग्राउंड में, तो काइंडली उसके रेलिवेंट मटेरियल्स आपको बहुत मिल जाएंगे। आप एक दफ़ा इस आइलर्स आइडेंटिटी और कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स को देख लें, लेकिन मैं ब्रीफली इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो बेसिकली कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल क्या है? अगर हम जस्ट कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल या हम कम्प्लेक्स नंबर्स को देखें, तो कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली दो डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशन में। एक को हम रियल एक्सिस बोल देते हैं, एक को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। सिर्फ नाम है, एक्चुअली दो डिफरेंट डायमेंशन है। इमेजिनरी एक्सिस को हम जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर आपके पास आइलर्स, अगर अगर आपके पास लेट से, अगर आपने इसको पोलर कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब है कि अगर आप इसको बजाय रियल और इमेजिनरी एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के, यानी कि जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स थे, जो इमेजिनरी और रियल एक्सिस थी, तो आपने बजाय इस इन कोऑर्डिनेट्स के, आपने अगर इसको एंगल और मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करना है विद अ फेस प्लॉट, तो आपको सिंपली ये करना होगा कि आप को इनका मैग्नीट्यूड ले लें, इन दोनों का, जो पाइथागोरस थ्योरम से आप ले सकते हैं। तो वो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और एंगल आपका दायरा आप tan इनवर्स से ले सकते हैं, तो वो आपका एंगल आ जाएगा। अब ये साइन कॉस इसका स्पेशल केस है, क्योंकि साइन कॉस को जब आप साइन और कॉस का tan इनवर्स लेंगे तो एंगल रिटर्न हो जाएगा थीटा। और मैग्नीट्यूड बीइंग वन भी उसका स्पेशल केस है, जिससे जिससे जब, क्योंकि आप वन, इन दोनों की आप मैग्नीट्यूड वन लेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड वन आएगा। मतलब कॉस और साइन को स्क्वायर करके सम करेंगे तो मैग्नीट्यूड वन आएगा, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा यहाँ जस्ट एक स्पेशल केस है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का, जहाँ पे ये हमारे मैग्नीट्यूड कोऑर्डिनेट्स हैं रियल और इमेजिनरी एक्सिस के। तो ये जो स्पेशल केस है कन्वर्जन बिटवीन पोलर एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये आइलर्स फार्मूला है बेसिकली। कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा को ई रेज़्ड टू पावर जे थीटा बोलते हैं। तो ये सिंपली कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की मैंने एक्सप्लेनेशन किया, आप इसको दोबारा कैलकुलस की बुक्स में देख लें। बट अब थोड़ा इससे आगे हम चलते हैं, हम इसको कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस यूज करेंगे, ना सिर्फ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल बल्कि कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। वो कैसे? हम कहते हैं कि सेम ई रेज़ टू पावर जे थीटा में, अगर थीटा को हम फंक्शन ऑफ टाइम डिफाइन करते हैं कि वेरी कर रहा है विद टाइम, और किसी एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा से वेरी कर रहा है, ओमेगा है कोई भी फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस पर सेकेंड। अब रेडियंस और एंगल थीटा का, रेडियंस और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये इसका रिलेशन भी आपको फिजिक्स में बेसिक में मिल जाएगा, वहां से कंसल्ट करें। तो पॉइंट ये है कि अगर हम थीटा को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कंसिडर करें, तो ये क्या है, ई इज फॉर जे ओमेगा एन। तो अगर इसको आप तो अब ये क्या बन जाता है, इसको अगर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में देखें तो सिंपली ये दो साइनोसाइड्स हैं। एक रियल एक्सिस पे, क्योंकि ये सेम जो एक्सप्रेशन आइलर आइडेंटिटी है, इसमें थीटा की बजाय आप ओमेगा एन डाल रहे हैं, तो ये आपके पास कॉस ऑफ ओमेगा एन आपको रियल एक्सिस पे और इमेजिनरी एक्सिस पे जे ऑफ साइन ओमेगा एन। तो ये दो साइनोसाइड्स मिल रहे हैं अक्रॉस टाइम विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दोनों एक्सिस पे। तो बेसिकली हम ये क्यों यूज कर, इतनी देर से हम जो बात कर रहे थे, हम इस डिस्कशन क्लोज करके अपने टॉपिक पे आते हैं। हम इसको यूज करेंगे टू कंप्यूट डॉट प्रोडक्ट ऑफ आवर इनपुट एक्स एन विद बोथ ऑफ दीज, एक्स ऑफ ओमेगा एन और जे ऑफ ओमेगा एन। इससे हमें क्या मिलेगा, हर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे अपने सिग्नल की सिमिलैरिटी मिलेगी विद कॉस ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, फंक्शन ऑफ टाइम, और साइन ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। तो अब ये हमें दो सिमिलैरिटी, यानी कि हमें एक फ्रीक्वेंसी के लिए का कंपोनेंट मिलेगा, बट इन दोनों के साथ अलग अलग लेने से हमें फेज की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और फेज आपको पता है कैसे है इन दोनों का, tan इनवर्स। तो बेसिकली हमने सिंपली जो साइन और कॉस दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है अपने सिग्नल का। हमने कहा था ना, किसी भी सिग्नल का हम किसी साइनोसाइड से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उस साइनोसाइड का कितना कंपोनेंट है हमारे सिग्नल की कंस्ट्रक्शन में। तो हम, यानी कि कितनी स्केल्ड उसका कोएफिशिएंट है, स्केलर कोएफिशिएंट क्या है उसका।
तो हम इस ये डॉट प्रोडक्ट अब ना सिर्फ कॉस से बल्कि साइन प्लस साइन से अलग से और कॉस से अलग से लेंगे, दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे एट डिफरेंट एक्सिस, एक को रियल एक को इमेजिनरी बोल देते हैं। दैट्स ऑल। इसको हम अगर फेजर में दिखाएं तो इसको एंगल एंड मैग्नीट्यूड से हम दिखा सकते हैं। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो क्या डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ढूंढेगा सिग्नल के कैसे, कंप्यूटिंग डॉट प्रोडक्ट विद कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस क्या है? जे ई रेस टू पावर जे ओमेगा एन, जो कि कॉस और साइन दोनों के साथ अलग अलग कर रहा है सिंपली, और कुछ भी नहीं। तो हमने डॉट प्रोडक्ट क्या है? सम ओवर ऑल इंडिसेस ऑफ टाइम एन। प्रोडक्ट लेना है दोनों वेक्टर्स का फॉर ईच टाइम एन, और फिर सारी इंडिसेस को आइटरेट करके इन प्रोडक्ट्स को सम कर देना है, सिंपली डॉट प्रोडक्ट है। तो अब ये हमारा GTFT है नटशेल। अब इसमें सिर्फ ये जो साइन है बेसिकली कन्वेंशन है, ये आप कुछ लोग पॉजिटिव यूज करते हैं लेकिन नेगेटिव, एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी का साइन है। जब फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए होती है। अब क्वेश्चन हो सकता है लोगों के जहन में कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है सेम रेट ऑफ साइकिल्स पर सेकंड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कोई कन्वेंशन रख सकते हैं, किसी ऑसिलेशन में हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज ऑसिलेशंस को नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। बट साइन और साइड्स में ये साइन इरेलीवेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन बताती हैं जो कि सेम है। तो अगर आप साइन चेंज कर दें तो फॉर एग्जांपल कॉस का, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट एट मोस्ट फेस शिफ्ट ऐड हो जाएगा अगर आप साइन की बात करें। लेकिन जो उसमें और उसके शेप में या उसके प्रोग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिग्नल के। तो वापस आते हैं कन्वेंशन में, हम इसको नेगेटिव यूज करेंगे फॉरवर्ड DTFT के लिए। एनीवेज, तो हमारा एक्सप्रेशन ये DTFT का। अब अगर आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस करना है तो हमारा सिग्नल एक्स ऑफ एन इन टाइम डोमेन था, जिसका DTFT हमने कैसे कंप्यूट किया? मल्टीप्लाइंग विद ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा एन और फिर समेशन ओवर एन। अब जरा इसको जरा फोकस करें, अगर जब हम इसको टर्म को कंप्यूट करेंगे तो एन के ऊपर समेशन होगी, एन तो इसमें से चला जाएगा क्योंकि हमें टाइम डोमेन का सिग्नल अब चाहिए नहीं। तो अब ये फंक्शन बन जाएगा फॉर ओमेगा, क्योंकि ओमेगा अगर आप याद करें हमने ये डॉट प्रोडक्ट किसी एक फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं करना बल्कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए करके उन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर उन फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ढूंढने अपने सिग्नल में। तो हम इसलिए इस ओमेगा को एज अ वेरिएबल अब रख रहे हैं कि हम फॉर ऑल ओमेगा इसको कंप्यूट कर रहे हैं। तो अब ये फंक्शन ऑफ ओमेगा मिलेगा हमें। तो ये फंक्शन ऑफ ओमेगा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक तो फंक्शन ऑफ ओमेगा मिलेगा और अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेगा, क्योंकि हम हमारी फ्रीक्वेंसीज तो किस, ऑल्दो हमारा सिग्नल डिस्क्रीट है कि हमारी फ्रीक्वेंसीज किसी भी वैल्यू की रेंज में हो सकती हैं। बाय द वे जब हम, तो ये DTFT हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ ओमेगा या फ्रीक्वेंसी आएगा। बाय द वे जो प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर डिस्क्रीट वैल्यूज एरे आता है वहाँ, तो कॉन्टिन्यूस, तो वो फिर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, उससे डिफरेंट है, उसका स्पेशल केस है। इसको आप डिस्क्रीट करते हैं, ओमेगा को भी डिस्क्रीट रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन अभी हम जनरल बात करें DTFT जो डिस्क्रीट टाइम है, फ्रीक्वेंसी में डिस्क्रीट नहीं है, टाइम में डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म टाइम, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का आपने और कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ ओमेगा आपने फंक्शन ले लिया। और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, और ना सिर्फ कॉन्टिन्यूस बल्कि कम्प्लेक्स फंक्शन भी है। ऑल्दो आपका एक्स ऑफ एन सिर्फ एक डायरेक्शन की सिग्नल प्रोग्रेशन थी, यानी कि रियल फंक्शन था, लेकिन ओमेगा आपका कम्प्लेक्स फंक्शन है। कम्प्लेक्स का मतलब दो क्वांटिटीज को इंडिकेट कर रहा है यूजिंग टू एक्सिस। तो एक तो अब हमने ओमेगा का फंक्शन है लेकिन कम्प्लेक्स फंक्शन है, तो इसका मतलब है हमें दो प्लॉट्स चाहिए होंगे अक्सर इसको दिखाने के लिए। यूजुअली हम इसे मैग्नीट्यूड और फेस प्लॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड और फेस प्लॉट्स आपको पता है कहाँ से आते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से आते हैं। और अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में देखें तो ये आपको हर फ्रीक्वेंसी पे साइन और कॉस के कंपोनेंट्स बता रहे हैं। और अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखें तो ये हर फ्रीक्वेंसी पे आपको उस फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड और फेज शिफ्ट बता रहा है। फेज शिफ्ट क्या है आपको पता है कि दोनों की रेशियो tan इनवर्स ऑफ साइन एंड कॉस कंपोनेंट्स। तो ये आपकी काफी, अगर आप इसको अगर ज्यादा हो रहा है तो इसको पॉज करके इसको दोबारा देख सुन लें। हमारी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुकी है TTFT की, और इसी को हम मैथमेटिकली आगे यूज करेंगे। तो बेसिकली ये आप देखें कॉस, ये समेशन ऑफ डॉट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट एक्स ऑफ एन विद कॉस ऑफ ओमेगा एन प्लस
जे टाइम डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स ऑफ एन साइन ओमेगा एन, ये जे इसलिए ताकि ये हमें पता चले कि ये वाला जो टर्म है, ये साइनोसाइड साइन फंक्शंस के कंपोनेंट्स हैं और ये कॉस के, और हर फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास ये फंक्शन आएगा। लेकिन अगर हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखें तो इन दोनों के स्क्वायर सम अंडर रूट हमें मैग्नीट्यूड्स देंगे एट ईच फ्रीक्वेंसी फॉर ईच फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जो हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ टीटीएफटी होगा। और अगर हम इनके एंगल लें दोनों डॉट प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट है उनकी एंगल लें, तो हमारे पास फेस प्लॉट या एंगल प्लॉट अक्रॉस फ्रीक्वेंसी आएगा। तो दोनों प्लॉट्स अक्रॉस फ्रीक्वेंसी डोमेन होंगे। तो अभी तक जो हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे सिग्नल्स की, उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम था, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी होगी। बाय द वे फ्रीक्वेंसी ओमेगा मतलब रेडियंस पर सैंपल में है। सैंपल में आगे बताता हूँ जरा क्या है। अच्छा, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ डीटीएफटी की। अगर हमारे पास टाइम डोमेन में एक सिग्नल है डेल ऑफ एन, जो हमने शुरू से डिफाइन किया हुआ है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, तो इसका डीटीएफटी कैसे कंप्यूट होगा? डेल ऑफ एन टाइम्स मतलब कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस माइनस जो ओमेगा एन, एन टाइम है, और हम एन के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे और प्रोडक्ट लेके। अब हम देखेंगे फॉर एन नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हमेशा प्रोडक्ट जीरो आएगा क्योंकि ये टर्म जीरो है, डेल इम्पल्स टर्म। बट फॉर एन इक्वल्स टू जीरो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? वन। यहाँ डेल ऑफ एन वन आएगा और ई रेज़ फॉर जे ओमेगा जीरो भी वन आ जाएगा, यानी कि ये जे आपका चला जाएगा। तो आपका ई रेज़ फॉर माइनस जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा ई फॉर जीरो वन होता है। तो हमारे पास इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी कि इसमें कोई फेस शिफ्ट्स नहीं है, सिर्फ यूनिट मैग्नीट्यूड है अक्रॉस ईच टाइम। तो इसमें और इसमें फर्क किया है डेल ऑफ एन में और वन में, पहले हमने बात की थी कि कांस्टेंट वैल्यू अक्रॉस ऑल, सॉरी नॉट टाइम, अक्रॉस ऑल फ्रीक्वेंसीज ओमेगा है, अक्रॉस फ्रीक्वेंसी। तो इसका अगर आप अगर, क्योंकि ये ओमेगा का फंक्शन, ठीक है ना, आप डीटीएफटी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चले गए, तो अगर इसका आप कर्व देखें तो इसके दो कर्व जैसे हमने कहा डीटीएफटी के, हम देख सकते हैं एक मैग्नीट्यूड कर्व और एक फेज कर्व। मैग्नीट्यूड कर्व इसका देखें तो वो क्या होगा? वो आपके पास वन है फॉर ऑल ओमेगा, तो सिंपली वन रहेगा। फेज कर्व देखें तो हमारे पास क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसमें, तो फेज प्लॉट इसका जीरो रहेगा फॉर ऑल ओमेगा। तो अगर आप इसको इंट्यूटिवली देखें तो बेसिकली एक इम्पल्स बनाने के लिए अगर आप फ्रीक्वेंसीज को सुपर इम्पोज करने जाएं तो बड़ा आसान। अब ये टाइम डोमेन में तो सिंगल वैल्यू है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में सारी फ्रीक्वेंसीज अगर सुपर इम्पोज होती हैं तब यूनिट इम्पल्स मिलता है आपको, विदाउट एनी फेज शिफ्ट। यानी कि मतलब फेज शिफ्ट नहीं है, इसका मतलब है सारे कोसाइन कंपोनेंट्स, नो साइन कंपोनेंट। क्योंकि कॉस कॉस आपको पता है कॉस ऑफ जीरो क्या होता है? वन। तो ये ओमेगा जीरो पे ये वन देगा। बट उसके अलावा सारी फ्रीक्वेंसीज के कॉस आप उसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंसीज एकदम शार्प फॉल कर रही होंगी जीरो के बाद, कुछ स्लोली फॉल कर रही होंगी, बट सब एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके टाइम डोमेन में जीरो के बाद जीरो हो जाएंगे। बट एट जीरो, क्योंकि सबको साइन एट जीरो तो वन ही रहेंगे, ठीक है, तो सबको साइन वहां पे आपको वन दे देंगे, और बाकी जगहों पे आपको वो कर देंगे, बाकी जगहों पे वो कर देंगे, जीरो दे देंगे। तो अब इसका अगर हम इनवर्स डीटीएफटी देखें, अगर हमने वापस जाना हो फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में कैसे जाएंगे? तो अब जरा थोड़ा सा लॉजिकली इस एक्सप्रेशन को आप देख लें। फ्रीक्वेंसी डोमेन डीटीएफटी क्या रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन ऑफ ओमेगा। फंक्शन ऑफ ओमेगा यानी कि वो एम्पलीट्यूड स्केलिंग्स फॉर डिफरेंट साइनोसाइड्स एंड फेजेस एंड फेजेस। तो अब अगर आपने वापस टाइम डोमेन में जाना है तो आपने सिंपली, हमारी डेफिनेशन ये बताती है कि ये एम्पलीट्यूड साइनोसाइड्स को स्केल कर रहे हैं और फिर साइनोसाइड्स सुपर इम्पोज होकर आपको एक्स ऑफ एन दे रहे हैं। तो इसी बेस पे, इसी डेफिनेशन की बेस पे हमने डॉट प्रोडक्ट से ये एम्पलीट्यूड्स निकाले हैं जो कि फंक्शन ऑफ ओमेगा है। तो हमने अगर वापस ओमेगा डोमेन से टाइम में आना है तो सिंपली इन एम्पलीट्यूड्स को उठाएं। एम्पलीट्यूड्स क्या है? फंक्शन ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ ओमेगा। इनको उठाएं और इनकी बेस पे साइनोसाइड्स को स्केल करें, जे ऑफ ओमेगा को, ठीक है, यहाँ पे एन होना चाहिए। जे ऑफ ओमेगा एन को, साइनोसाइड्स को स्केल करें, उनको स्केल करके हम सब की बेस पे, और
अब सुपर इम्पोज करना है ना, और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसीज हैं, तो सुपर इम्पोज के लिए हमारे पास अब डिस्क्रीट नहीं है, इंटीग्रल चाहिए हमें। इंटीग्रल हमने करना है ओवर डी ऑफ ओमेगा, इंटीग्रेट ओवर ऑल फ्रीक्वेंसीज करना है ना, लिमिट्स पे मैं आता हूँ, सुनिए, इंटीग्रेट ओवर ऑल फ्रीक्वेंसीज करना है, ये ओमेगा एन, ठीक है यहाँ पे, सॉरी, ओमेगा एन है। तो आपके पास जब आप ये एक्सप्रेशन कंप्यूट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये लिमिट्स पहले इंटीग्रेट ओवर ओमेगा होगा, ओमेगा लिमिट से रिप्लेस होगा, तो आपके पास यहाँ एन है, तो ये एक फंक्शन ऑफ एन आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि एक्स ऑफ ओमेगा में माइनस जे ओमेगा है, अच्छा यहाँ पे कन्वेंशन से साइन पॉजिटिव रखेंगे, इसको हमने कॉन्जुगेट बनाने के लिए, कि एक्स ऑफ ओमेगा फंक्शन ऑफ माइनस जे ओमेगा था, याद है डीटीएफटी का एक्सप्रेशन, उसमें हमारे पास माइनस जे ओमेगा की बेस पे आता था, ठीक है। तो जब हमने इसको इन्वर्स लेना है तो प्लस जे ओमेगा से हम इसको एडअप करेंगे, जे ओमेगा एन, उसमें जे ओमेगा एन है इसमें, तो हमारे पास ये रियल वापस माइनस और जे प्लस, जे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रियल कंपोनेंट आएंगे, बट ओमेगा रिप्लेस हो जाएगा लिमिट से, तो हमारे पास सिर्फ टाइम का फंक्शन आ जाएगा एक्स ऑफ एन। अच्छा, अब लिमिट्स फॉर 1/2 पाई, पहले 1/2 पाई से स्केलिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेट ओवर ऑल फ्रीक्वेंसीज कर रहे हैं, बट फ्रीक्वेंसीज हम ले रहे हैं इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियंस पर सेकंड। तो आपको पता है कि हर्ट्स और रेडियंस पर सेकंड का क्या ताल्लुक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी में 2 पाई रेडियन, हर साइकिल में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो हम हर साइकिल को 2 पाई रेडियंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर फ्रीक्वेंसी के एक साइकिल को, तो इसलिए हमें 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई पॉजिटिव स्केलिंग मिल रही है, जिसको हम काउंटर करने के लिए 1/2 पाई यूज करते हैं इसमें। अगर ये फ्रीक्वेंसी पे इंटीग्रेशन हो हर्ट्स की, तो फिर ये 1/2 पाई नहीं आता। अब जरा कम्प्लेक्स पॉइंट है ये लिमिट्स का, माइनस पाई से पाई क्यों जाती है, उससे पहले एक डीटीएफटी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, कि डीटीएफटी बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो एक खास टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता है, तो डीटीएफटी एक पीरियोडिक फंक्शन है विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई। अब ये टाइम पीरियड नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी पीरियड है, ठीक है ना, 2 पाई रेडियंस पर सैंपल, ठीक है। उससे पहले ये बात करते हैं रेडियंस पर सैंपल क्या होता है। तो बेसिकली जो डिस्क्रीट सिग्नल है, शुरू में अगर आपको याद हो नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया की हमने बात की थी, कि डिस्क्रीट सिग्नल में जो सैम्पलिंग हम करते हैं, सैम्पलिंग रेट हमारा होना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, यानी कि डिस्क्रीट सिग्नल में आपके पास अ, अगर आप नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया फॉलो करें, तो आपके पास यानी कि पाई रेडियंस पर सैंपल आ सकते हैं, यानी कि हाफ अ साइकिल फॉर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पर सैंपल आ सकता है, ठीक है ना। अ, अगर आप, सॉरी, 2 साइकिल्स पर सैंपल आ सकते हैं आपके पास। तो अगर आप इसकी बात करें, अगर हम रेडियंस की बात करें, तो हमारे पास एक एक सैंपल में मैक्सिमम अगर एक साइकिल आए तो कितने रेडियंस आ सकते हैं, 2 पाई रेडियंस, राइट। तो इसलिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस है वो टू, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक्सिस हमारी 0 से 2 पाई तक, सिर्फ 0 से 2 पाई तक रिप्रेजेंट होती है, उसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा आप अगर इसको मैथमेटिकली इवेलुएट करें, तो जे ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है, जे ऑफ ओमेगा एन, ठीक है, ई रेज़ पावर जे ओमेगा एन। तो जे ई रेज़ पावर जे ओमेगा एन आपको पता है क्या है, साइन और कॉस है, और बोथ साइन एंड कॉस अगर आप ओमेगा में 2 पाई ऐड करें, ठीक है, तो ई रेज़ पावर जे टाइम्स ओमेगा प्लस 2 पाई टाइम्स एन। अब अगर इसको आप इवेलुएट करें तो ये क्या बनता है, ओमेगा एन प्लस 2 पाई एन, ठीक है। ओमेगा एन प्लस 2 पाई एन का मतलब है कि ओमेगा एन तो आपको पता है एंगल है, कोई भी टाइम फ्रीक्वेंसी टाइम्स एन एंगल है, उसमें अगर आप 2 पाई एन करें और एन हमारे पास इंटीजर इंडेसेस हैं, तो 2 पाई टाइम्स एन, आप किसी भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई आप कभी भी किसी एंगल में ऐड करें, ये ओवरऑल एंगल है ना, किसी भी टाइम एन पे, किसी भी टाइम टाइम एन पे अगर आप 2 पाई एन यानी कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई एंगल में ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, वापस ओमेगा एन आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन ऑफ एनी एंगल प्लस 2 पाई टाइम्स एन, और कॉस ऑफ एनी एंगल प्लस 2 पाई टाइम्स एन भी साइन वही रहता है जो विदाउट एडिशन हो, क्योंकि
साइन और कॉस जो हैं वो उनका पीरियड 2 पाई है। तो इस वजह से आपके पास जो ओमेगा है वो आपका मैक्सिमम 2 पाई के बाद जो ओमेगा है 2 पाई से ज्यादा का इंक्रीमेंट आएगा तो आपका जो DTFT है जो फंक्शन ऑफ ओमेगा है वो रिपीट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वैल्यू सेम है वहाँ उसके बाद कॉस और साइन की। तो इसका मतलब है कि आपका जो DTFT है वो पीरियोडिक फंक्शन है विद ए पीरियड ऑफ 2 पाई रेडियंस पर सैंपल। अब एक और पॉइंट है कि आप अगर इसकी इंफॉर्मेशन विद इन सिंगल पीरियड ले लें और सिंगल टाइम पीरियड नहीं सिंगल फ्रीक्वेंसी पीरियड ले लें, तो आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि वैसे भी आपके डिस्क्रीट सिग्नल है। अब नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया की जो हमने शुरू में डिस्कशन की थी वो इस वक्त रेलेवेंट इरेलेवेंट थी, अब देखते हैं ज़रा। अब नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया आप देखें तो आपके पास मैक्सिमम, क्योंकि आपने सैम्पलिंग ऐसी करनी है कि आपके पास सैम्पलिंग की बेस पे आपका फ्रीक्वेंसी से ऐसा रिलेशन है कि आपका एक सैंपल में मैक्सिमम आपके पास पाई रेडियन, यानी कि पाई रेडियन मतलब हाफ हाफ साइकिल। तो एक फ्रीक्वेंसी एक सैंपल में आपके पास मैक्सिमम पाई रेडियंस की फ्रीक्वेंसी आप कैप्चर कर सकते हैं ना विद डिस्क्रीट सैम्पलिंग। तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जा सकती है अपर लिमिट पाई पे, और नेगेटिव पाई पे वो उसकी रेप्लिका है इन अदर डायरेक्शन। तो आप, और जो इंटरवल बनता है वो 2 पाई का बनता है, और वैसे भी हमारा DTF 2 पाई के साथ वो है पीरियोडिक है। तो आप सिंपली -पाई से +पाई तक इंटीग्रेट करेंगे इसलिए, और 1/2 पाई से स्केल करेंगे, और फ्रीक्वेंसी बीइंग इन रेडियंस पर सैंपल। इस एक्सप्रेशन की बेस पे हम देख सकते हैं कि DTFT और उसका इन्वर्स वो सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं एक्सेप्ट फॉर 2 पाई स्केलिंग। कि आपके पास अगर एक्सप्रेशन पता है आपको किसी फंक्शन का उसके DTFT का, तो वैसे ही फंक्शन ऑफ टाइम में अगर आपके पास है तो तो आपके पास उसका DTFT पता है। तो अगर वैसा ही एक फंक्शन ऑफ ओमेगा है आपके पास तो आप वापस टाइम में आ सकते हैं ओनली विद दिस 2 पाई स्केलिंग। तो अगर आप देखें, लेट्स से हमारे पास एक सिग्नल है टाइम डोमेन में, लेट्स से हमारे पास एक टाइम डोमेन में सिग्नल है 1, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने निकालना है DTFT। तो आपको पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1 था, ठीक है, कांस्टेंट, हमारे पास टाइम डोमेन में एक सिग्नल 1 है यानी कि कांस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट टाइम 1 मैग्नीट्यूड है। तो हमें हमें पता है कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैग्नीट्यूड 1 था तो हमारे पास उसका यानी कि DTFT था। टाइम डोमेन में उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या थी? टाइम डोमेन में हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन थी डेल ऑफ एन। डेल ऑफ एन का DTFT पेयर है 1। अगर आप इसके कन्वर्स जाएं तो आपको पता है कि 1 का DTFT पेयर भी आपका 1 अगर टाइम में है तो उसका DTFT पेयर भी आपको आपके पास डेल ओमेगा यानी कि डेल फंक्शन होगा। बट डेल ऑफ ओमेगा, क्योंकि DTFT में ये सेम फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा जब इसका DTFT लेंगे। तो अगर हम 1 का DTFT लेंगे, 1 का DTFT हमारे पास डेल ऑफ ओमेगा आएगा। बट आपको अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक्सप्रेशन में 2 पाई स्केलिंग फैक्टर है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी से टाइम में जा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है आपके पास, फ्रीक्वेंसी से अगर आप टाइम में जा रहे हैं तो आपके पास 2 पाई की डाउन स्केलिंग हो रही है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी से टाइम में जा रहे हैं तो 2 पाई की डाउन स्केलिंग करनी है। तो इसका वाइस वर्सा अगर आप देखें तो टाइम से फ्रीक्वेंसी में आने के लिए आपको 2 पाई की अप स्केलिंग करनी है। अगर हम सेम रिप्रेजेंटेशन यूज करें एक्स की, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी से वापस टाइम में आने के लिए आपने डेल ऑफ ओमेगा वाला ही एक्सप्रेशन आएगा बट विद 2 पाई अप स्केलिंग। तो आपके पास 2 पाई ऑफ टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा आएगा। तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड प्लॉट देखें तो आपके पास क्योंकि अब दोबारा आपके पास इसमें इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं है तो आपके पास मैग्नीट्यूड प्लॉट सिर्फ आएगा, फेज प्लॉट 0 रहेगा। और मैग्नीट्यूड प्लॉट आपके पास क्या है, डेल ऑफ ओमेगा, यानी कि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ओमेगा है, फंक्शन ऑफ ओमेगा आपको चाहिए। तो एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 आपके पास हमेशा ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 आपके पास 0 रहेगा। एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 आपके पास एम्पलीट्यूड आएगा 2 पाई। अच्छा, अब इसको अगर आप देखें इंट्यूटिवली तो आपके पास टाइम डोमेन में क्या सिग्नल था, एक DC था, एक कांस्टेंट था डायरेक्ट,
एक सिग्नल था जिसमें कोई वेरिएशन नहीं थी, जीरो वेरिएशन थी, कोई फ्लक्चुएशन नहीं थी। तो इस कांस्टेंट सिग्नल का आप फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपको बता रही है कि इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जो कि एट ओमेगा जीरो है, यानी कि एट जीरो फ्रीक्वेंसी इसमें कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी बीइंग जीरो रेडी। तो फ्रीक्वेंसी बीइंग जीरो का क्या मतलब है इंट्यूटिवली? आपके पास फ्रीक्वेंसी बीइंग जीरो का मतलब है कि कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, राइट? तो एट जीरो फ्रीक्वेंसी आपके पास मैग्नीट्यूड है, अदरवाइज आपके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। ये थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई किया है कंप्यूटेशंस को और डेफिनेशंस को। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये इसकी थोड़ी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, लेकिन हमने इसको समराइज करना है। तो समराइजेशन के लिए मेरे ख्याल में इनफ है। तो ये डीटीएफटी और उसके इन्वर्स डीटीएफटी थे। थोड़ा सा ये हम थ्योरेटिकल हो गया है, हम इसकी अब आगे एग्जांपल्स और मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये स्टैंड अलोन टॉपिक के तौर पे काफ़ी था। अगला टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डीटीएफटी की प्रॉपर्टीज उनका और उनकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो नौ इसको आप दोबारा देख लें। इसमें ये ठीक है, डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको किसी टेक्स्ट को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ये एक ओवरव्यू आपको देने के लिए काफ़ी था मेरे ख्याल में।